नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में किन किन राजाओं के साथ युद्ध हुआ तथा उन युद्धों के माध्यम से कौन कौन सी संधियाँ हुई तथा उन संधियों के साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य ने उन क्षेत्रों पर किस तरह से नियंत्रण स्थापित करके संपूर्णतः पूरे भारत में अपनी सत्ता का परचम लहराया और कंपनी का प्रभाव विस्तृत किया। इस संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथियों, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब या शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों से पुनः एक बार विनम्र निवेदन है, कम से कम सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को शेयर करेंगे तो हमें भी उत्साहवर्धन होगा। हम भी और अच्छी मेहनत करके और अच्छे वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस संदर्भ में हम आज देखते हैं कि कौन कौन से युद्ध हुए, उनसे कौन सी संधियाँ हुई, उसका परिणाम क्या निकला, कौन कौन उसमें भाग लिया था। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पश्चात, मुख्यतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और क्षेत्रीय रजवाड़ों के साथ। आधुनिक भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे युद्ध हैं जिनके क्षेत्रीय नियंत्रण, शासन व्यवस्था और भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार को अत्यधिक प्रभावित किया। यह युद्ध औपनिवेशिक विस्तार के विरुद्ध भारतीय शासकों के प्रतिरोध के रूप में हुआ। क्या, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी रजवाड़ों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करती थी तो ये रजवाड़े या राजा, छोटे नवाब जो भी थे, ये प्रतिरोध करते थे, विरोध करते थे कि हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप न करो। तो दोनों में संघर्ष होते थे और छोटे मोटे युद्ध होते थे, बहुत बड़े युद्ध नहीं हुए। लेकिन अंततोगत्वा सभी पे नियंत्रण ब्रिटिश कंपनी ने अपनी सेना, अपने कौशल और कूटनीतियों के बल पे स्थापित किया है। तो सबसे पहला युद्ध है कर्नाटक। हम क्रम से देखेंगे एक एक करके। पहला युद्ध है कर्नाटक का युद्ध। इसमें 3 युद्ध लड़े जाते हैं। किसके किसके मध्य होता है? तो यह दक्षिण भारत पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य, फ्रांसीसी कंपनी और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। 3 युद्ध लड़े जाते हैं। इनका समय काल 1746 से लेकर 1763 तक चलता है। युद्ध का अंत अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर विजय के साथ होती है और दक्षिण भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है या साम्राज्य विस्तार हो जाता है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 2 वर्ष चलता है। इसे सेंट थोमे युद्ध भी कहा जाता है। इसमें फ्रांसीसी डुप्ले नेतृत्व करता है तथा ब्रिटिश कंपनी में कई गवर्नर या सेनापति रहते हैं, तो ब्रिटिश कंपनी रहती है एक तरह से। पहली संधि होती है इनके साथ, तब युद्ध विराम होता है। कौन सा? एक्स-ला-चैपल या सैपल की संधि। यथास्थिति बराबर बरकरार रखते हैं कि जो भी पहले युद्ध से पहले की परिस्थिति थी, जिसका जिस क्षेत्र पर नियंत्रण था, वह पुनः उस क्षेत्र पे अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। तो कौन सी संधि होती है? एक्स-ला-चैपल या चैपल। कब होता है पहला युद्ध? मिलान करने के लिए आपको यह युद्ध पूछता है, इसका सन पूछता है तथा इसका नेतृत्वकर्ता पूछता है, या इस युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई ये पूछता है। तो आपके लिए बहुत छोटे छोटे ही चीज़ों में लिखा गया, परंतु बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो याद रखिए, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के मध्य, सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है, डुप्ले और ब्रिटिश कंपनी के मध्य हुआ। एक्स-ला संधि के तहत यह समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक होता है। 1749 से लेकर 1754 तक। फिर इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व डुप्ले करता है और ब्रिटिश कंपनी के अनेक गवर्नर और सेनापतियों द्वारा किया जाता है। कहीं कहीं पे ये मिलता है कि यह युद्ध भारत के परिप्रेक्ष्य में पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त होता है, क्योंकि यह युद्ध यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो उसका प्रभाव भारत में दिखाई पड़ता है और भारत में भी युद्ध होते हैं।
उसी का परिणाम था। यूरोप में कोई संधि नहीं होती और युद्ध स्वतः समाप्त हो जाता है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, पांडिचेरी की संधि दोनों कंपनियों के मध्य हुई थी और 1854 में ये युद्ध अनिर्णित रहा, मतलब कोई परिणाम नहीं निकला। कौन जीता कौन हारा कुछ पता नहीं था। ब्रिटिश विजय इतनी मानी जाती है इस संदर्भ में कि डुप्ले को फ्रांसीसी राजा द्वारा वापस बुला लिया जाता है। तो युद्ध में कोई परिणाम भले निकला हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ब्रिटिश कंपनी को यह सफलता जरूर मिली थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कि डुप्ले जो एक महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था फ्रांसीसियों का और काफ़ी कूटनीतिक व्यक्ति था। सहायक संधि आपको बताया था मैंने जब फ्रांसीसी कंपनी पढ़ाया था, तो डुप्ले पहला व्यक्ति है जो सहायक संधि भारत में लागू करता है और इसे बड़े पैमाने पर लागू करता है लॉर्ड वेलेज़ली। सबसे पहले कौन लागू करता है तो डुप्ले लागू करता है, और सबसे ज़्यादा पैमाने पर विस्तृत पैमाने पर कौन लागू करता है तो लॉर्ड वेलेज़ली। तो मनोवैज्ञानिक जीत थी, डुप्ले वापस चला जाता है। उसके बाद के जो गवर्नर जनरल आते हैं वो कमज़ोर होते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि ब्रिटिश कंपनी फ्रांसीसी कंपनी पर विजय प्राप्त कर लेती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763, याद रखिएगा ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था, तो इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध। परंतु भारत में इसकी शुरुआत 1756 से न लेकर 1758 मानी जाती है और 5 साल चलता है। मैंने फ्रांसीसी युद्ध पढ़ाते और फ्रांसीसी कंपनी पढ़ाते समय बताया था आपको, यह भारत में 7 वर्ष नहीं चलता, लेकिन इसका नाम सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया क्योंकि यह इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू होता है, तो वहाँ पे यह युद्ध तीसरी बार जब लड़ा जाता है तो 7 वर्षों तक चलता है, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और यह अंततोगत्वा 1763 में समाप्त होता है। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन था? आयरकूट था। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? आयरकूट। फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली। फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली था, अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया और यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। पेरिस में संधि होती है फ्रांस के, उस संधि के तहत भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है और भारत में यह तृतीय कर्नाटक युद्ध यह सत्यापित कर देता है कि अब भारत में ब्रिटिश कंपनी ही सर्वेसर्वा है, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी भी समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे या कमज़ोर हो जाती है। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए दक्षिण भारत कर्नाटक का क्षेत्र नियंत्रण कर लिए। अब ब्रिटिश कंपनी एक साथ कई युद्ध लड़ रही थी भारत में, देखेंगे तो अगर इस तरह से हम बना लें तो इसी समय देखिए फिर ये बंगाल में भी लड़ रही है। कब? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। याद रखिएगा डेट, 23 जून डेट है, कई बार पूछा है डेट। तो यह क्लाइव के मध्य और सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव। प्लासी की लड़ाई की प्रमुख विशेषता है युद्धरत पक्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। फ्रांसीसियों ने ही गोपनीय रूप से कुछ सहयोग दिया था, किसको? नवाब को फ्रांसीसियों ने भी सहयोग दिया था। परिणाम क्या होता है? अंग्रेज विजयी होते हैं। एक नाम मात्र का युद्ध था। यह युद्ध ऐसा माना जाता है कि जिसके परिणाम पहले से ही सुनिश्चित थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत होती है। महत्व यह था कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत, इससे अंग्रेजों को बंगाल की राजस्व प्रणाली पर नियंत्रण करने की अनुमति मिल जाती है और आर्थिक शोषण का दौर शुरू होता है। इस युद्ध में विश्वासघात की कई बातें उजागर होती हैं, जिसमें मीर जाफर था, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम था और राजा सिताब राय दुर्लभ दीवान थे। ये सब मिल के क्या किए कि अंग्रेजी से कंपनी के साथ मिल के गोपनीय संधियाँ या लालच में कुछ समझौते किए कि सिराजुद्दौला को सत्ता से हटा दिया जाए
और मीर जाफर को नवाब बनाया जाए तो अंग्रेजों को अनेक छूट या लाभ दिया जाएगा। तो यह युद्ध पहले से ही ऐसा था कि जिसमें निश्चित था कि नवाब की हार होनी ही होनी है। उसके पश्चात होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, प्लासी का 23 जून था और बक्सर 22 अक्टूबर 1764। इसकी प्रमुख विशेषता है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब था मीर कासिम। मेन तो यही करता रहता था। इसने दो लोगों से समझौता किया। कौन? अवध के नवाब शुजाउद्दौला से और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। तो एक त्रिगुट बनाया अपना, बंगाल, अवध और दिल्ली, तीनों को मिला के इसने प्रयास किया। अच्छा, शाह आलम द्वितीय की समस्या यह थी कि शाह आलम द्वितीय इस समय दिल्ली शासन न करके अवध के नवाब के यहाँ शरण लिए बैठे थे मराठों के डर से। तो यहाँ जब ये संधि करता है तो यहाँ शाह आलम भी मिल जाते हैं। तो तीनों ने मिलकर एक त्रिगुट बनाया और ये हुआ कि बंगाल से ब्रिटिश कंपनी को भगाया जाए और मिलकर शासन किया जाएगा। लेकिन परिणाम उल्टा निकला। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों की विजय हुई। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। दो संधियाँ होती है इलाहाबाद के ही नाम से, एक शाह आलम द्वितीय से होती है, एक अवध के नवाब शुजाउद्दौला से होती है। याद रखिएगा, पहली संधि शाह आलम से होती है और दूसरी संधि शुजाउद्दौला से होती है। मीर कासिम से कोई संधि नहीं होती, क्योंकि मीर कासिम उस समय न तो नवाब था और कुछ, क्योंकि मीर कासिम जब बक्सर का युद्ध शुरू होता है उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने उसे नवाब पद से हटा के मीर जाफर को पुनः दोबारा बंगाल का नवाब बना चुके थे और नवाबी छीनने की वजह से मीर कासिम ज़्यादा नाराज़ था। इसीलिए उसने त्रिकूट बनाया और क्षेत्रीय राजाओं और तथा क्षेत्रीय सैनिकों को एकजुट करके बक्सर की लड़ाई प्रारंभ की थी। परिणाम उल्टा निकला, इसलिए संधि होती है जो उसमें मीर कासिम का कोई योगदान नहीं है। मीर कासिम से कोई संधि नहीं होती। संधि होती है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया, क्योंकि शाह आलम द्वितीय ने बंगाल पे कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया। अब क्या हुआ? अब पहली बार ऐसा हुआ कि मुगल सम्राट ब्रिटिश कंपनी की कठपुतली बन गया, मतलब ब्रिटिश कंपनी के इशारों पे काम करने लगा। अभी तक कुछ समय के लिए वो मराठों के अधीन था। उससे पहले क्षेत्रीय जो सेनापति थे या प्रभावशाली मंत्री थे उनके नेतृत्व में काम कर रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि बक्सर युद्ध के पश्चात अब पूर्णतः मुगल सल्तनत या मुगल सम्राट बादशाह ब्रिटिश कंपनी के अधीन आ जाते हैं। एक तरह से अंग्रेजों को राजस्व वसूल करने के अधिकार प्रदान किए गए। देखिए, अब हो गया आपका प्लासी और बक्सर। अब क्या हुआ? पहले तो दक्षिण कब्जा किए, फिर बंगाल कब्जा कर लिए। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे रुहेला का युद्ध होता है 1774 में। इसमें अवध का नवाब रहता है, ब्रिटिश कंपनी रहती है, मुगल बादशाह एक तरफ रहते हैं, रुहेला सरदार दूसरी तरफ रहते हैं। इधर 3 लोग रहते हैं, इधर अकेले रुहेला सरदार। त्रिगुट विजयी होता है, अर्थात ब्रिटिश कंपनी नवाब और बादशाह की विजय होती है। इसके पश्चात हम देखेंगे पानीपत के युद्ध हालांकि अंग्रेजों द्वारा नहीं लड़ा गया था, लेकिन इसी समय लड़ा गया था। उसका परिणाम यह था कि मराठा शक्ति जो अपने आप को उत्कर्ष के शिखर पर ले गई थी, इस युद्ध से उसका पतन बहुत शीघ्रता से हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। एक तरफ मराठा थे, दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, जिसका नाम दुर्रे दुर्रानी था। मैंने आपको बताया था कि इसका उपाधि थी दुर्रे दुर्रानी की। इसे पूछा गया है कई बार। इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। मराठा शक्ति कमजोर थी और हार जाती है युद्ध। भारतीय इतिहास में सबसे खूनी युद्धों में से था, बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध में।
इस युद्ध से एक चीज़ और अंग्रेज़ों को सीख मिली कि मराठा शक्ति अंदर से बड़ी खोखली है। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को अध्ययन किया और इनके क्षेत्रीय सरदारों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। अब देखें कि जो पहली संधि होती है सूरत की, तो उसमें अंग्रेज़ों ने इनके नाखुश सरदारों को ही तोड़ के संधि की थी। अब आते हैं एंग्लो मैसूर। सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संघर्ष किया है, क्या नाम है, अंग्रेज़ों के साथ, तो थे कौन? मैसूर। मैसूर राज्य ऐसा था जिसने बहुत बड़े पैमाने पे ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश कंपनी का विरोध प्रदर्शन किया, युद्ध किया और कठोर युद्ध लड़े। एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से प्रारंभ होता है, 1799 तक चलता है। 99 में टीपू की मौत हो जाती है और मैसूर राज्य का सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश सत्ता में विलय कर लिया जाता है। एंग्लो मैसूर युद्ध मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा जाता है। टीपू सुल्तान की ब्रिटिश विस्तारवादी नीति के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई के लिए याद किया जाता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच 2 साल चलता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, डेट क्या है? 1767 से 1769। हैदर अली था एक तरफ, दूसरी तरफ कौन था? ब्रिटिश सेना का वेरेलस्ट था ब्रिटिश सेना की तरफ से। उस समय ब्रिटिश गवर्नर था यह। मद्रास की संधि के तहत युद्ध समाप्त होता है। मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था क्षेत्रीय राजवंशों में मैसूर, तो भारत में सिर्फ एक ऐसा युद्ध है जिसमें ब्रिटिश सेना पराजित हुई थी। वह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है। इसमें हैदर अली की जीत होती है। मद्रास की संधि करने के लिए ब्रिटिश कंपनी मजबूर होती है। साथ ही साथ ऐसा युद्ध था जिसमें संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी ने हैदर अली को कुछ राजस्व भी प्रदान किया। ऐसा कोई और युद्ध आपको नहीं मिलेगा जहां ब्रिटिश कंपनी ने लिया न हो। हर जगह उन्होंने लिया है, लेकिन पहली बार ऐसा यह युद्ध था जहां उन्हें देना कुछ पड़ा। हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इस समय हैदर अली और टीपू सुल्तान युद्ध में सम्मिलित थे। अंग्रेजों की तरफ वारेन हेस्टिंग था। 1780 से 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। वारेन हेस्टिंग था ब्रिटिश गवर्नर और हैदर अली टीपू सुल्तान मैसूर की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। मंगलोर की संधि होती है। इस युद्ध में कोई बहुत अच्छे नतीजे नहीं निकलते। दोनों एक दूसरे के राज्य जिस तरह से पहले थे उसी तरह स्वीकार कर लेते हैं। कोई एक दूसरे के क्षेत्र में अधिकार और प्रतिकार नहीं करता। इसके पश्चात होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब सत्ता आ जाती है टीपू के हाथ में। टीपू क्या करता है कि मैसूर सत्ता को या मैसूर राज्य को पुनर्गठित करने का प्रयास करता है तथा उसे आधुनिक बनाने का प्रयास करता है। यूरोपीय पद्धति से सेना का पुनर्गठन करता है। जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। तमाम चीज़ें करने का प्रयास करता है। विदेशी दूतावास, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। स्वतंत्रता नामक वृक्ष जो है अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करता है, लगवाता है। तमाम चीज़ों के साथ साथ हैदर और टीपू सुल्तान फ्रांसीसी कंपनी से सहायता या सैन्य प्रशिक्षण का समझौता करता है, जिससे अंग्रेज और नाराज होते हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792। टीपू सुल्तान बनाम लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर था। कौन था गवर्नर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। टीपू सुल्तान के मध्य यह संघर्ष होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें पहली बार ऐसा होता है कि ब्रिटिश सेना विजयी होती है और टीपू सुल्तान की काफ़ी जगहों पे शुरुआत में विजय प्राप्त करता है, परंतु धीरे धीरे करके कई जगह हारने लगता है। तो मजबूरी में यह संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की। इसमें आधा राज्य उसे ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ा। अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में देना पड़ा। इस तरह से ब्रिटिश सत्ता यहाँ पे मजबूती से खड़ी नजर आती है।
चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है, श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करते हुए मारा जाता है। इस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली इस समय ब्रिटिश गवर्नर था। टीपू सुल्तान मारा जाता है। अंग्रेजों ने यहाँ के वाडियार वंश के जो कृष्णाद्वितीय राजा थे उनको शासक बना के और सहायक संधि द्वारा वेलेजली इसको अपने ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर लेता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कर्नाटक जीता तो मैसूर जीता, अवध जीता, ठीक है। किस तरह से ब्रिटिश कंपनी भारत पर एक एक करके नियंत्रण स्थापित कर रही है ये हम देख रहे हैं। एंग्लो मराठा युद्ध। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा मैसूर के बाद प्रतिवाद किया तो मराठों ने किया। मराठों ने कभी एकजुट होकर युद्ध नहीं लड़ा। अगर एक बार युद्ध एकजुट होकर लड़ते तो शायद ही ब्रिटिश कंपनी भारत पर नियंत्रण स्थापित कर पाती, क्योंकि मराठों में जो पेशवा थे और छोटे छोटे सरदार थे सबके अपनी महत्वाकांक्षाएं टकराने लगी थी, चाहे होलकर हो, सिंधिया हो, गायकवाड़ हो, इन सब भोसले हों, इन सब में अपने अपने वर्चस्व की स्थापना की लड़ाई चल रही थी। और इसका फ़ायदा भरपूर ब्रिटिश कंपनी ने कूटनीतिक रूप से उठाया, जिसकी वजह से मराठा साम्राज्य धीरे धीरे करके धराशायी हो गया। तो ये आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से प्रारंभ होता है, 1818 तक चलता है, और 1818 में मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश कंपनी में इसका पूरा क्षेत्र विलय कर लिया जाता है। एंग्लो मराठा के 3 युद्ध लड़े गए अलग अलग चरणों में। मराठों को ब्रिटिश विस्तार के लिए अंतिम प्रमुख बाधा के रूप में याद किया जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, 7 वर्ष छिटपुट युद्ध होता है, बड़े स्तर पर युद्ध नहीं होता, तो इसलिए 7 वर्ष लड़ा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। कौन कौन था इसमें? पेशवा थे माधव नारायण राव और गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। सालबाई की संधि होती 1782 में और युद्ध समाप्त हो जाता है, दोनों के बीच शांति समझौता हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1703 से 1705। अब गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और इस समय पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। नाम मात्र का पेशवा ये भी थे, बहुत कूटनीतिक या चतुर पेशवा नहीं माने जाते। इस युद्ध के पश्चात बेसिन की संधि 1802 में होती है, 1803 में होती है देवगांव की संधि, और राजपुर घाट की संधि होती है 1805 में। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात 3 संधियाँ होती हैं, एक 1802 में, एक 1803 में, एक 1805 में। कौन? बेसिन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, और राजपुर घाट की संधि होती है 1805 में। अंग्रेजों ने दिल्ली, आगरा, मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों पर इस संधियों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित कर लिया, अर्थात ब्रिटिश कंपनी ने मराठों के कुछ क्षेत्रों को इस संधि के द्वारा अपने क्षेत्र में प्राप्त किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य 1 वर्ष लड़ा जाता है। कब? 1817 से 1818, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें बाजीराव द्वितीय ही पेशवा थे और लॉर्ड हेस्टिंग था गवर्नर। तो याद रखिए, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 3 आंग्ल मराठा युद्ध में पूछा है, अगर कभी पूछ ले फिर से कि गवर्नर जनरल कौन कौन थे, तो ला याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग। पहले में वारेन था तो तीसरे वाले में लॉर्ड था। हेस्टिंग दोनों जगह है, पहले वाले में कौन था? वारेन हेस्टिंग, और दूसरे वाले में था लॉर्ड वेलेजली, तीसरे में था लॉर्ड हेस्टिंग। तो मराठा युद्ध के 3 युद्धों में गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आप इसको याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, वो याद कर लीजिए। वा से वारेन हेस्टिंग, वे से वेलेजली, और ला से लॉर्ड हेस्टिंग, वावेला। पूना की संधि होती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात। कौन सी संधि होती है? पूना की संधि। मराठा संघ भंग कर दिया जाता है और अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। भारत पर पूर्ण नियंत्रण मतलब सबसे बड़ी शक्ति जो थी इस समय मराठे माने जाते थे, और जब मराठों पर नियंत्रण कर लिया तो एक तरह से विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति भारत में नहीं रह जाती।
आप देखेंगे मैंने बताया आपको किस तरह से नियंत्रण किया। कर्नाटक, मैसूर, बंगाल। अब महाराष्ट्र का पूरा गुजरात वाला क्षेत्र, एमपी का काफ़ी क्षेत्र, और आपका वर्तमान छत्तीसगढ़ झारखंड वाले क्षेत्र से देखेंगे पूरा महाराष्ट्र लगभग है, राजस्थान या बुंदेलखंड का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में मराठा साम्राज्य का विस्तार था काफ़ी। धीरे धीरे करके जब इस पर नियंत्रण कर लेते हैं तो एक तरह से अब पूरा उत्तर भारत, इसी बंगाल नियंत्रण के समय उन्होंने मुगल बादशाह को अपने अधीन करके क्या कहते हैं अपने दयापात्र के अधीन बना लिया था। कठपुतली शासक या दयापात्र पेंशन निर्धारित कर दी धीरे धीरे। तो क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय, लॉर्ड हेस्टिंग, पूना की संधि से मराठा संघ भाग और भारत पर अब ब्रिटिश सत्ता का एक तरह से पूर्ण नियंत्रण प्रारंभ होता है। इसके पश्चात देखेंगे आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1885 के मध्य लड़ा जाता है। 19वीं शताब्दी में बर्मा साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य एंग्लो बर्मा नामक युद्ध लड़े गए। यह युद्ध दक्षिण पश्चिम एशिया पर प्रभाव डालने और रणनीतिक क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, 1824 से 1826 के मध्य आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा जाता है। बर्मा का मतलब कौन था है? म्यांमार, भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है आपका, ये आपका वो है तो इसके बगल में बर्मा है। तो बर्मा पर नियंत्रण करने का मेन कारण था कि बंगाल की खाड़ी पे नियंत्रण था। तो बंगाल की खाड़ी से यहाँ सीधा आयात निर्यात होता था। म्यांमार उस समय कई अनेक औद्योगिक संपत्तियों खनिजों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, जिस पर नियंत्रण करना ब्रिटिश कंपनी का एक सोच थी कि हम यहाँ नियंत्रण करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। तो उन्होंने बर्मा से भी संघर्ष किया। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है? 1824 से 26। लॉर्ड एमहर्स्ट कंपनी की तरफ से नेतृत्व करता है और जनरल बंदुला वहाँ के क्षेत्रीय राजा थे। यांगदबू की समझौती है। कौन सी समझौती? पहले आंग्ल मराठा आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद यांगदबू की संधि। अंग्रेजों ने असम, मणिपुर, अराकान का क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिया। आज की जो भारत की सीमा रेखा है आप देखते हैं, ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाली, वो उस समय नहीं थी। ये तो सीमा रेखा बाद में जब स्वतंत्रता मिली है उसके पश्चात तय किया गया है। उसके पहले तो आंग्ल भारत और म्यांमार के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 में होता है। लॉर्ड डलहौजी होता है और धाराबदी वहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व करता थे। तो लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, निर्णय कोई नहीं निकलता और सिर्फ निचले बर्मा पर ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण हो जाता है। इसके पश्चात होता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है जिसमें लॉर्ड डफरिन 1885 आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण ईयर है। इसी साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और यो म्यांमार में या बर्मा में नेतृत्व करता कौन था? थीबो। इस समय कौन था? थीबो। 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े गए। अंग्रेजों ने ऊपरी बर्मा पर कब्जा कर लिया और वह ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। पूरे म्यांमार को ब्रिटिश भारत में अधीन कर लिया। 1935 में मुक्त होता है, आप पढ़ेंगे 1932 का शासन अधिनियम, तब पता चलता है कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। एंग्लो अफगान युद्ध। अब देखिए म्यांमार वाला क्षेत्र जीत लिए, पूर्वोत्तर का आपका बंगाल जीत ही लिए थे, अब म्यांमार जीत लिए। अब पहुंच रहे हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का महत्व क्यों है इनके लिए? ये आपका कश्मीर हो गया, ऐसे करेंगे पाकिस्तान है, उसके ऊपर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का इनके लिए बहुत उपयोगिता थी क्योंकि उधर रूस से इनको टक्कर मिल रही थी और यूरोप के अनेक देश आपके अफगानिस्तान के तालिबान क्षेत्र या काबुल कंधार वाले क्षेत्र पे उस समय काफ़ी विस्तृत क्षेत्र था इनका, इस तरह से सीमांकन नहीं था। इससे क्या कि व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण होता ही इनका सामरिक महत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऊपर से यूरोप के देश या रूस द्वारा आक्रमण करने का
भय इनको बना हुआ था, क्योंकि रूस भी तो साम्राज्य विस्तार में हिस्सा ले रहा था, यूरोप के अनेक देश साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। तो अफगानिस्तान पर विजय इनके लिए एक मनोवैज्ञानिक लाभ था, इसलिए इन्होंने एक बफर राज्य के रूप में इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। जब हम मीन्स पढ़ाएंगे तो आपको बफर राज्य क्यों था, बफर राज्यों के रूप में काफ़ी दिनों तक अवध को बनाए रखे थे, क्योंकि मराठों से इनको संरक्षण लेना था। मराठों पर नियंत्रण करने के लिए अवध से सुलह जो भी करते थे थोड़ा सा नरम विचारधारा से करते थे, ताकि अवध का राजा इनके साथ दोस्त या मित्र बना रहे और ब्रिटिश सत्ता से मराठा सत्ता से इनको प्रत्यक्ष विरोध न प्रतिघात या युद्ध न लड़ना पड़े। तो धीरे धीरे जब मजबूत हुए तो धीरे उसके पश्चात सीधा प्रत्यक्ष रूप से मराठों को संघर्ष करके समाप्त कर देते हैं। तो अंग्रेज बड़े चालाक व्यक्ति थे। तो हम देखते हैं आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1919 तक चलता है। अफगानिस्तान को एक बफर राज्य के रूप में नियंत्रित करने का उद्देश्य था। 18वीं गलत टाइप शताब्दी के बीच अफगानिस्तान साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 3 एंग्लो अफगान युद्ध लड़े गए। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839-1842। इस समय 2 गवर्नर जनरल आए जो इस युद्ध में भाग लिए, ऑकलैंड और एलनबरो। और अफगानिस्तान का शासक कौन था? दोस्त मोहम्मद। अफगानिस्तान का शासक था दोस्त मोहम्मद और गवर्नर कौन थे? एलनबरो और ऑकलैंड। ऑकलैंड पहले था, फिर एलनबरो। ब्रिटिश पराजय होती है। ये एक ऐसी मतलब पश्चिम एशिया की तरफ से ये युद्ध लड़ा गया जहाँ ब्रिटिश पराजय होती है, अफगानिस्तान से इनकी वापसी हो जाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में मैंने बताया था कि पहला एक युद्ध जो था आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें ब्रिटिश सत्ता पराजित थी। लेकिन भारत के बाहर वाले क्षेत्र में अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान के प्रथम युद्ध में यह एक बार पराजित होते हैं। द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध 78 से 80 के मध्य होती है। इस समय कौन था? लिट्टन बहुत चर्चित गवर्नर जनरल रहा है। लिट्टन के सारे कार्य ही विवादास्पद रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य से। और वहाँ का शासक कौन था? शेर अली और याकूत खां। अफगानिस्तान का शासक कौन था? शेर अली और याकूत खां। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिट्टन। गंडमक या गंडमक की संधि होती है। गंडमक भी कहीं लिखा मिलता है, कहीं गंडमक और कहीं गंडमक मिलता है। तो कब युद्ध होती है? 1879 में। 1879 में गंडमक की संधि होती है और द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध के पश्चात गंडमक की संधि में हस्ताक्षर किया गया। अफगानिस्तान ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। अब यहीं से ये हुआ कि मतलब अफगानिस्तान ब्रिटेन के नियंत्रण में रहेगा। जो भी वहाँ की राजनयिक और सामरिक रिश्ते किसी विचार या विधान बनाए जाएंगे उस पर ब्रिटिश सत्ता का नियंत्रण रहेगा, प्रभाव रहेगा। इस संधि के तहत महत्वपूर्ण भूभागों पर अंग्रेजों को सौंप दिया गया। रणनीतिक रूप से खैबर दर्रा भी शामिल था। खैबर दर्रा से आवागमन बहुत तेज होता था उस समय, तो इस पर भी ब्रिटिश सत्ता का नियंत्रण हो गया। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में होता है। ब्रिटिश सेना विजयी होती है, अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मतलब हालांकि ब्रिटिश सेना विजयी हो रही है लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता देने का ये मतलब था कि ब्रिटिश के सहयोग से ही शासन व्यवस्था चलेगी, पर आपका राज्य स्वतंत्र माना जाएगा। अब इसके पश्चात आते हैं आंग्ल सिख युद्ध। सिख सरदार जो थे अपना क्षेत्र स्थापित किए थे, तो उस क्षेत्र में संघर्ष होता है। पंजाब के क्षेत्र में अब हरियाणा, पंजाब और खास करके पाकिस्तान के क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता का नियंत्रण स्थापित होता है, साम्राज्य विस्तार। तो एंग्लो सिख युद्ध 19वीं शताब्दी में सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए, जिसका उद्देश्य सिख साम्राज्य को अपने अधीन करना, उत्तरी भारत पर ब्रिटिश सत्ता का विस्तार करना था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध होता है 1845 से 46, 1 साल तक चलता है। लॉर्ड हार्डिंग था गवर्नर जनरल और राजा दिलीप सिंह थे सिखों के राजा, सिख पंजाब के क्षेत्र के राजा। ब्रिटिश विजयी होती है, लाहौर संधि होती है। ब्रिटिश इसमें विजय प्राप्त करती है ब्रिटिश कंपनी और लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर होता है। तो लाहौर की संधि 1846 में होती है, याद रखिएगा। 1846 में लाहौर की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848-49।
इस समय डलहौजी आ जाता है गवर्नर जनरल, महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल है ये। यह कौन सी नीति लागू किया था भारत में राज्यों के विलय के संबंधित? तो आप लोगों को इसको कमेंट में बताना है। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति भारत में सबसे विस्तृत आधार पर लागू की और साम्राज्य विस्तार को किया? तो आप इसको कमेंट में बताइए कौन सी वह नीति थी। और सिखों के राजा अभी भी दिलीप सिंह थे। तो क्या होता है, इसे जनवरी 1849 में चिलियावाला का युद्ध लड़ा जाता है। चिलियावाला स्थान है पंजाब में, वहाँ पे एक युद्ध होता है तो उसका नाम ही हो जाता है, जनवरी 1849 में होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय एक युद्ध होता है चिलियावाला का युद्ध। तो जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध होता है। सिख शासन का अंत हो जाता है। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात सिख सत्ता को समाप्त कर दिया जाता है। अंग्रेजों ने पंजाब पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक, अब होता है नेपाल युद्ध, एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816। लॉर्ड हेस्टिंग था उस समय गवर्नर और नेपाली सेना थी जो उसके मध्य युद्ध होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल राज्य के बीच एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से 1816 तक लड़ा गया। 1816 में एक सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर होता है। सुगौली संधि के तहत नेपाल को सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल सहित कई बड़े भूभाग अंग्रेजों को सौंपने पड़े। इस संधि के अनुसार नेपाल को अपने विदेशी मामले अंग्रेजों को सौंप दिए तथा संप्रभुता भी अपनी सौंप दी। एक तरह से नेपाल की स्वतंत्रता काफ़ी कमज़ोर हो गई। और अंत में एक युद्ध होता है आंग्ल सिंध युद्ध। सिंध वाले क्षेत्र में 1843 में युद्ध होता है आंग्ल सिंध युद्ध। एलन बरो इस समय वहाँ का गवर्नर था और सिंध राज्य होते हैं। सिंध का विलय कर लिया जाता है। आपसे कई बार पूछा गया कि एलन बरो ने किस क्षेत्र का विलय किया? तो सिंध का विलय किसने किया? तो एलन बरो ने। सिंध का विलय कब किया गया? तो 1843 ईस्वी में। ये कई बार आप प्रश्नोत्तर विगत वर्षों के देखे तो कई बार पूछा गया है। तो मित्रों, इस तरह से ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारत में अनेक युद्ध लड़े गए। आप देखेंगे, आपको समझाने का प्रयास करते हैं मैप बना के। तो मैप बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो अंग्रेजों ने किया क्या? भारत में बंगाल को जीता, बक्सर, प्लासी और बक्सर के माध्यम से। इन्होंने कर्नाटक जीता, 3 युद्ध कर्नाटक के नाम से। मैसूर राज्य को जीता 4 युद्ध के नाम से। चारों में 3 संधियाँ होती हैं, अंतिम में विलय कर लेते हैं। महाराष्ट्र को जीता 3 युद्ध के माध्यम से। पंजाब को जीता 2 युद्ध के माध्यम से। अवध को इन्होंने कब अपने नियंत्रण ले लिया? जब बक्सर युद्ध के समय, इलाहाबाद की संधि के तहत। मुगल बादशाह का कोई प्रभाव ही नहीं था, लेकिन इलाहाबाद की संधि के तहत एक तरह से अपना पैसेंजर बना लेते हैं। अफगानिस्तान को जीता इन्होंने, सिंध वाला क्षेत्र यहीं पे है। इन्होंने नेपाल को जीता, बर्मा को जीतने का प्रयास किया, बर्मा था नाम्यार। इस तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे और बाद में अवध को लॉर्ड डलहौजी कुशासन का आरोप लगा के 1856 में विलय कर लेता है। पहले तो अवध को अच्छे प्रलोभन देके अपने लिए बफर राज्य के रूप में यूज करते रहे। जब देखे कब सारे राज्य जीत लिए, 1856 तक आप देखेंगे बड़े सभी राज्य जीत लिए थे, तो कहें कि अब अवध का भी विलय कर लेते हैं। तो वहाँ कोई कारण नहीं मिला, कहें यहाँ का शासन ही अच्छा नहीं है, जबकि ब्रिटिश सत्ता से बुरा शासन किसी का नहीं था। अगर रजवाड़ों के शासन को भी हम देख लें तो ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश कंपनी से बुरा शासन किसी का नहीं था, जितना ये शोषण कर रहे थे। तो पूरे भारत में एक एक करके इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। कुछ रजवाड़े जो रह जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ 562 रियासतें थी। ये रियासतें सिर्फ नाम मात्र की थी। सब ने सहायक संधि, राज्य हड़प नीति, तमाम नीतियों के तहत अंग्रेजों से समझौते किए थे और उनके नियंत्रण में ही शासन करते थे। कोई स्वतंत्र राज्य नहीं थे। बाकी कुछ
कम से कम 70 से 80% क्षेत्र तो ऐसे थे कि जहाँ पर अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, अपने गवर्नर जनरल और सेनापतियों के माध्यम से ये शासन कर रहे थे, शासन संचालन कर रहे थे। इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे भारत पर ब्रिटिश कंपनी ने किस तरह अधिकार किया और अपने शासन व्यवस्था का संचालन किया। कितना अधिक से अधिक आगे हम पढ़ेंगे, इन्होंने यहाँ से धन दोहन किया और धन दोहन करके ब्रिटिश देश, अपने देश, मूल देश को समृद्ध बनाते गए, भारत को गरीब बनाए, अपने देश को समृद्ध बनाए। और यह लड़ाई 1947 तक चलती रही, 1947 जब भारत आज़ाद होता है। इस तरह यह चैप्टर मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमने हर चीज़ को इसमें समाहित करने का प्रयास किया। युद्ध का वर्ष, युद्ध में कौन से राजा भाग लिए, युद्ध के पश्चात संधि कौन सी हुई, संधि का वर्ष और संधि के तहत कौन सी बातें समाहित की गई तथा किस राज्य का कब विलय कर लिया गया या राज्य को समाप्त कर दिया गया, तमाम चीज़ें हम लोग चर्चा किए। ठीक है मित्रों, तो हमारे चैनल को आप लोग थोड़ा सा सहयोग करके सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।